नमस्कार किसान साथियों, मैं अक्षय दुबे। आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया। किसान ऑफ इंडिया की नई पेशकश कृषि टॉक। इसमें किसान किसान साथियों को कई एग्रीकल्चर स्कीम्स, कई प्रोफेसर्स, कई आईसीआर से संबंधित साइंटिस्ट और पत्रकारों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। और कई तरह के इंटेलेक्चुअल पीपल किसानों से आ रहे सवाल और उनके जवाब भी दिए जाएंगे। इसी कड़ी में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशाल यादव, जो कि पीएचडी कर रहे हैं और अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। नमस्कार किसान भाइयों। अगर मैं इनके थोड़ा और एक परिचय में विस्तार से जाऊं तो इनके 2 बुक पब्लिश है और 2 आने वाले प्रोसेस में है, और 6 बुक चैप्टर लिखे हुए हैं, 15 आर्टिकल हैं और 5 रिसर्च पेपर उन्होंने लिखे हुए हैं। तो आप इससे जी, समझ गए होंगे उन्होंने किस तरीके का ताना बाना रहा है और किस तरीके से एग्रीकल्चर से लगाव रहा है। कि उनसे बातचीत का दौर चालू करते हैं। कि सर आपका स्वागत है पहले तो। और पहला सवाल यह है कि कृषि से कैसे आप जुड़े और क्या कारण रहे आपको एग्रीकल्चर की तरफ। लोग इंजीनियरिंग के साथ बीटेक करते हैं, मेडिकल में जाते हैं, आप एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे आए? सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करने से पहले किसान ऑफ इंडिया की जो भी एंटायर टीम है, उसको धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे अपने जो भी एक्सपीरियंस है या मेरे व्यू हैं, उसको शेयर करने का मुझे अपॉर्च्युनिटी दिया, एक प्लेटफ़ॉर्म दिया। सो अगर मैं देखूँ मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, बेसिकली एग्रीकल्चर में मेरा जो आने का मेन पर्पज़ रहा है, मेरा जो बैकग्राउंड है वो एग्रीकल्चर फैमिली से ही है। हमारे गाँव में चाहे हमारे बड़े पिताजी हो गए या हमारे बाबा थे या हमारे पिताजी थे, वो सब फार्मिंग में ही एंगेज हैं। तो मेरा बचपन से ही फार्मिंग में रुझान रहा है और बचपन में जब मैं था, चाहे मेरी स्कूलिंग जब हुई तो भी मैं खेतों में जाया करता था, तो उनको खेतों में काम करते हुए देख के तो मुझे भी इसी फील्ड में रुझान हुआ। एक्चुअली हम लोग बचपन से ही इन सब में को मैंने मुझे देखते हुए तो मेरा रुझान इसमें आया। और दूसरा ये रुझान आने का मतलब था कि जो मेरी स्कूलिंग हुई वो तो मान लीजिए गाँव के जो भी स्कूल थे वहाँ से हुई। फिर मैंने 10th कंप्लीट किया एज ए साइंस से। उसके बाद 11th से ही मैंने अपने एजुकेशन में एग्रीकल्चर को इंक्लूड किया। मेरा 11th और 12th जो था, 12th जो मेरा है वो एग्रीकल्चर से ही है। उसके बाद 12th मेरा एग्रीकल्चर से कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने यूपी कैडेट की प्रवेश परीक्षा होती है जो कि यूपी स्टेट लेवल की होती है, उसको जी मैंने जी। दिया, जिसमें मुझे 309 रैंक उस समय प्राप्त हुई और मेरा बीएससी एजी ऑनर्स में एडमिशन आचार्य नरेंद्र देव एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में हुआ, जिसको मैंने जी जी। बेसिकली 81% के साथ अपना 2020 में कंप्लीट किया। और बीएससी एजी के दौरान ही मैंने जेआरएफ सोशल साइंस आईसीआर की परीक्षा होती है, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और सोशल साइंस सब्जेक्ट जिसमें मैंने बुकें लिखी हैं। तो मेरा इंटरेस्ट बीएससी एजी फर्स्ट ईयर से ही सब्जेक्ट में आ गया था, तो वहीं बिल्कुल से ये सर। जर्नी स्टार्ट हुई थी। बिल्कुल जी, सर, आपका दिख रहा है जो पोर्टफोलियो मैंने रिसर्च के दौरान मैंने देखा, चीजें हुई। तो जी, सर, वो आपका ग्लिम्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जिसके तौर पर विशेषता अपन बात करने वाले हैं इस किताब को लेके, जी, जी, इस किताब की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से आइडिया कि हाँ बुक लिखनी चाहिए, किस पे मतलब जी, कि जी, कहाँ प्रचार प्रसार में दिक्कत आ जाती है जी, एग्रीकल्चर को जी, लेके, जी, कहाँ समस्या है। तो सर इस पर जरा हल्का जी। संक्षेप में जरा आप प्रकाश डालें, क्या है, कैसे शुरुआत की? प्रसार में जब मैं बीएससी एजी में था, तो क्योंकि एक्चुअली ये सोशल साइंस आर्ट का सब्जेक्ट पड़ जाता है हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, तो इसमें इंटरेस्ट जो स्टूडेंट का काफ़ी कम होता है, काफ़ी थोड़ा-सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी होता है प्रसार और इकोनॉमिक्स। तो इस वजह से मैंने इसको सब्जेक्ट को चूज़ किया। बीएससी एजी फर्स्ट ईयर में मैंने चूज़ कर लिया था कि मुझे पीजी और पीएचडी जो है वो प्रसार में ही करना है। दूसरा रीज़न, बुक की जो जर्नी स्टार्ट हुई, एज़ ए मैं जैसे बीएससी कंप्लीट किया, मैंने एमएससी में एडमिशन लेते हुए, क्योंकि हमारे एक्सटेंशन में और इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में जो टीचर है, चाहे वो गाइडेंस हो, फैकल्टी काफ़ी कम है। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल भी मैंने क्रिएट किया है, एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल। तो उसके माध्यम से जो भी जेआरएफ स्टूडेंट हैं, एसआरएफ स्टूडेंट हैं और नेट एक्सटेंशन में प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं टीचिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराता हूँ। प्लस मैं ऐप से भी जो भी उनसे, चाहे वो जेआरएफ के हों चाहे नेट को, उनको टीचिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो टीचिंग के स्टार्ट होने से मुझे ये भी आइडिया है, क्योंकि एक्सटेंशन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट को ना ही बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल मिल पाते हैं, ना ही प्रॉपर गाइडेंस मिल पाते हैं। इस वजह से जो बुक की जर्नी स्टार्ट हुई, तो टीचिंग में जी। आने की वजह से बुक लिखने की जो शुरुआत हुई थी। तो सर, वो कि आपने अभी चर्चा की कि आप स्टूडेंट्स को भी जीआरएफ वो कोचिंग देते जी, हैं। सर, क्या रुझान देखने को, क्या भविष्य देखने को मिल रहा है कि एग्रीकल्चर एजुकेशन में कि किस तरीके के लोग आ रहे हैं और क्या देखिए एग्रीकल सुधार होने की संभावना है?
एग्रीकल्चर ऐसा बैकग्राउंड है जहाँ पे आपको चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना चाहे या गवर्नमेंट जॉब आप करना चाहे या प्राइवेट सेक्टर में, यहाँ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है। डिपेंड करता है आप कितना अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपने यूजी कंप्लीट की, चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद आपके पास लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी हो जाती है। आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं, चाहे वो जर्नलिज्म में हो, चाहे वो आगे आप मास्टर करना चाहें, चाहे आप बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहें, चाहे आप एबीएम करना चाहें, या आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं। सिविल सर्विसेज में स्पेशल वैकेंसी होती है एग्रीकल्चर की। प्लस हमारा एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें एजीएम से लेकर मैनेजर तक स्पेशल वैकेंसी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए होती है। प्लस स्टेट से डिफरेंट डिफरेंट जो आयोग हैं हर स्टेट के, वहाँ से भी एडीओ से लेके हमारा असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की स्पेशल वैकेंसी मिलती है। तो डिपेंड करता है, आप आगे रिसर्च में भी जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप कितना कैपेबल हैं और आपके पास कितना टाइम है, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। तो सर आपकी किताब पे ही आते हैं, मैं किताब के पन्ने पलट रहा था आपके और देख रहा था कि क्या टॉपिक्स हैं और किस तरीके से ताना वाना आपने जो बना है किताब को लेके। तो इसका सबसे मुख्य भाग मुझे लगा प्रोग्राम प्लानिंग। तो इसके जी थोड़ा जी प्रकाश डालेंगे आपके किताब में। एक प्लानिंग किस प्रोग्राम से होते हैं, कि प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से आपने इसमें गढ़ा है? देखिए, एक्चुअली कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी पॉलिसी या प्लान जो फॉर्मुलेट करती है, तो सबसे पहले उसका जो सिचुएशन होती है उसको एनालिसिस करती है कि किस एरिया के लिए वो प्लान को बना रही है या पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रही है। सिचुएशन का एनालिसिस करती है, फिर वहाँ की नीड या इंटरेस्ट क्या है, मतलब आप जिस एरिया के लिए प्लान बना रहे हैं वहाँ के फार्मर की, चाहे वहाँ की सोसाइटी के मेंबर, उनकी नीड्स क्या है और उनका इंटरेस्ट क्या है। इस बेस पे हम लोग प्लान बनाते हैं। तो मैंने उसमें जो भी प्लान बनाने से पहले एनालिसिस से लेके उसको कैसे कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन बनाने हैं, कैसे उसको इवेल्युएट करने हैं, कैसे उसको रिकंसिडरेट करने हैं, कि मतलब हमने प्लान बनाया उसको फार्मर तक कैसे पहुंचाना है, प्लान के लिए क्या क्या किस टाइम पे होना चाहिए, प्लान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे हमारा फार्मर या सोसाइटी के मेंबर है वो बेनिफिशियल हो। फिर जो हमने प्लान चलाया है उसको इवेल्युएट भी करें कि फार्मर कितना उससे बेनिफिशियल हुआ। प्रोग्राम जो हमारा चला, फार्मर ने कितना उसको अडॉप्ट किया, कितना उससे उसको फायदा हुआ, उसको क्रॉप से रिलेटेड जो भी फायदे मिलने तो वो मिले कि नहीं मिले, या जो प्रोग्राम हमने चलाया चाहे वो क्रेडिट से रिलेटेड हो, चाहे उनको सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से इंक्रीज करने से हो, तो फार्मर बेनिफिशियल हुआ कि नहीं हुआ। गवर्नमेंट कोई भी प्लान बनाती है उस एरिया का एनालिसिस करते हैं, तो जो भी उसमें स्टेप फॉलो किए जाते हैं उसको मैंने उसमें इंक्लूड किया। सर कहते हैं कि एकदम आपने प्रोग्रामिंग की बात की, कैसे मैनेजमेट कहाँ तक किस तरीके जी से जी जाके किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। तो सर क्या होता है, कम्युनिकेशन का कहीं ना कहीं जी जी समस्या आ जाती है कि कई जी फील्ड में देखते कम्युनिकेशन गैप रह जाता है फार्मर और रिसर्चर के कम्युनिकेशन बीच। गैप है। कहीं योजनाएं बनती हैं, कहीं जी साइंटिफिक रिसर्च हो रही हैं, तो जी किस जी तरीके से इस गैप को भरा जाए और क्या भूमिका होनी चाहिए, और किस तरीके से आपने इस किताब में बताया और इस किताब में जो आपने थियोरेटिकल बताया उसको प्रैक्टिकली कैसे लाया जाए? जी जी एक्चुअली क्या है, देखिए गवर्नमेंट चाहे कोई भी प्रोग्राम को लॉन्च करती है या पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है, तो सबसे बड़ा होता है कि साइंटिस्ट जो है, चाहे वो हमारा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है, चाहे रिसर्च स्टेशन हैं, वो वैरायटी हुआ या नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस तो कर देता है, डेवलप कर देता है, इन्वेंट कर देता है। बस वो फार्मर तक कैसे पहुंचाया जाए, उसी के गैप को फिलफुल करने के लिए हमारा एक्सटेंशन सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, उसके मेजर 10 ही वर्क होते हैं। एजुकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, देन एक्सटेंशन हो गया। तो एक्सटेंशन जो पार्ट है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में जाएंगे, एग्रीकल्चर से या मेडिकल साइंस में, एक्सटेंशन का वर्क ही होता है जो भी है तो उसको फार्मर तक टाइमली पहुंचाया जाए, टेक्नोलॉजी की क्या बेनिफिट है फार्मर को उसको बताया जाए, प्लस उनको डिमॉन्स्ट्रेट करके उनके फील्ड लेवल पे उनको समझाया जाए। लास्ट में फार्मर हमारा सेटिस्फाई है कि नहीं, फीडबैक दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो ये चीजें हमको चेक करना है। तो इसी के बेसिस पे गैप जो फुलफिल करने के लिए हमारे ब्लॉक लेवल पे टेक्निकल असिस्टेंट, जिनको हम लोग टीए बोलते हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होते हैं, तो वो गवर्नमेंट की जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम होती है उस ब्लॉक के जितने भी फार्मर होते हैं, चाहे वो इंसेक्ट पेस्ट से रिलेटेड हो गया, चाहे उनको इम्प्रूव्ड जो वराइटीज हैं डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप की उनके बारे में, चाहे गवर्नमेंट की स्कीम, चाहे अभी देखिए आप सबसे बड़ा इसमें जो स्कीम चल रहा है प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो चल रही है, तो जो इसमें इस योजना को भी इम्प्लीमेंट करने में हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट वो काफी यूजफुल है टीए। दूसरी बात, इस समय जो सबसे बड़ा जो इस समय हो गया है आज का समय, वो साइबर एक्सटेंशन, चाहे वो ऑनलाइन का जमाना हो गया। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट ने जो अभी काफी एडवाइजरी सर्विसेज उन्होंने गवर्नमेंट ने लॉन्च भी किए हैं। हमारे आईसीआर ने भी 1117
117 मोबाइल ऐप प्रेजेंट टाइम पे इस समय लॉन्च किए हैं, जो डिफरेंट फार्मर अपने मोबाइल में उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। प्राइवेट संस्थाएं वो भी एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो थोड़ा सा क्या है कि फार्मर को अवेयर करना है, फार्मर उसको अडॉप्ट कर लेगा, बट हमारे जो गवर्नमेंट है, जो एक्सटेंशन पर्सनल है, जो हमारे डिफरेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पर्सन है उनको, और गवर्नमेंट को इसको एज ए कैंपेन चला के, या चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से फार्मर तक पहुंचाया जाता है, और थोड़ा सा जो गैप रह जाता है उसको फिलफिल करने के लिए इसको एज ए कैंपेन में चलाना पड़ेगा। जैसे कि सर आपने आपका कम्युनिकेशन की बात हुई और चीजें जी ये फुल एडवर्टाइजिंग को लेकर, सर केवीके की भूमिका क्या है जी जी इसमें, प्रसार प्रसार में केवीके की कितनी जी भूमिका रहती है और किस तरीके से किसान वहां तक पहुंचे? क्या आजकल समस्या जी जी इतनी सामने आती है कि हाँ, किसान को पता ही नहीं केवीके है कि क्या नहीं है, है, या जी जी, फिर है कि नहीं है उनके जिले में किस है, स्तर तक क्या क्या केवीके के सर्विसेज साथ केवीके किस प्रोवाइड तरीके से जुड़े कराता है। किसान, किसान जी, किस तरीके सबसे से पहले केवीके देखिए, के साथ जुड़े? देखिए जो केवीके होता है, केवीके का स्पेशल जो पर्पज था हमारे आईसीआर का एस्टेब्लिश करने का, उसका मेन पर्पज ये था कि एरिया के बेसिस पे रिसर्च करना और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कराना। तो जैसे आपने पूछा कि केवीके का क्या भूमिका है और किसान कैसे उससे कांटेक्ट करे, तो किसान भाइयों सबसे पहले तो आपके हर जिले में मोस्टली इस समय मैं देख रहा हूँ केवीके एस्टेब्लिश हो चुका है। हमारे यूपी में प्रेजेंट टाइम पे 89 केवीके एस्टेब्लिश हैं, जो कि आईसीआर, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एनजीओ से जुड़ के कार्य कर रहे हैं। तो केवीके का जो मेजर वर्क होता है, वो क्या करता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे आप किसी भी केवीके से अगर संपर्क करेंगे, आप लिस्ट उठा के देखेंगे या ऑनलाइन सर्च मारेंगे अपने आसपास के जिले में, हमारे जैसे अगर हम अयोध्या डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो अयोध्या में भी मेन सिटी में केवीके, अम्बेडकर नगर में पांथी हमारे है, आजमगढ़ में भी केवीके है। तो मोस्टली हर जिले में यूपी में प्रेजेंट टाइम पे अब केवीके हो गए हैं। और केवीके का मेन पर्पज होता है क्या, वोकेशनल ट्रेनिंग देना। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, चाहे वो पोल्ट्री रिलेटेड ट्रेनिंग होगी कि हमको पोल्ट्री कैसे इंगेज करना है, बी केपिंग मधुमक्खी पालन के बारे में किसान भाइयों को जानकारी देते हैं वो, फिश फार्मिंग के बारे में, तो मछली के बारे में आपको जानकारी देते हैं, या आप पोस्ट हार्वेस्ट जो हमारी महिलाएं होती हैं उनके लिए भी सिलाई कढ़ाई, प्लस उसके बाद पिकल्स से रोजगार हो गए, मसालों का रोजगार हो गया, या कैसे भी हमारे फूड जो फ्रूट हैं वेजिटेबल उनको कैसे प्रिजर्व करना है, इससे रिलेटेड हम जो है 2 दिन की मशरूम कल्टीवेशन से लेके 2 से लेके 21 दिन की 3 मंथ की भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है। जिससे क्या होता है कि जो फार्मर होते हैं आसपास के उस केवीके से रिलेटेड, वो उसको सीख के उसको अपना स्वरोजगार अपने स्किल में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो सर ये केवी के बारे में बताया सर, कम्युनिकेशन के फिर मैं प्लानिंग की ट्रेनिंग के फिर वापस आना चाहूँगा, क्योंकि क्या है ना कि स्कीम्स आती हैं पर चीज़ें नहीं हो पाती जी है। तो जी, सर फार्मर तक पहुंच नहीं पाते। पहुँच नहीं पाए, सर क्या मतलब जी इस किताब की क्या भूमिका रहेगी उसमें, पहुँच बीच में कम्युनिकेशन का चीज़ है, क्या आप अपनी तरफ से इनपुट देना चाहते हैं जी कि जी, अच्छा देखिए, चल रहा है पर अच्छे से बेहतर कैसे हो और बेहतर से और बेहतर कैसे हो? तो अगर किताब की भूमिका उसमें देखी जाए, तो किताब में जितने भी एक्सटेंशन से रिलेटेड थे, जो हमारा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, सबसे पहले तो उसको नॉलेज, उसको अवेयर करेगी डिफरेंट जो प्रोग्राम आ रहे हैं रिसेंट के, प्रीवियस में जो भी हमारे प्रोग्राम चले उसके बारे में। तो गवर्नमेंट को क्या है कि गवर्नमेंट ने तो चीजों को बना दिया, लेकिन थोड़ा सा जो भी इसमें पर्सनल इंगेज हैं हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, चाहे हॉर्टिकल्चर में, चाहे फिशरी डिपार्टमेंट, तो ब्लॉक लेवल पे इनका रिक्रूट है। बट अभी भी क्या है कि एक फार्म 1,000 फार्मर पे या 800 फार्मर पे एक पर्सनल का रिक्रूट है। तो चाहे आप उससे देखिए, एक हमारा विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, बीडीओ होता है, चाहे लेखपाल होता है, इन्हीं के माध्यम से हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है वो फार्मर तक या सोसाइटी तक पहुंचती है। तो एक वीडियो है तो उसकी काफी 3-3 गांव या 4-4 गांवों को वो देख रहा है, लेखपाल भी कई 3-4 ब्लॉक को देख रहा है। तो सबसे बड़ा ये क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन, एक पर्सन, तो गवर्नमेंट को सबसे बड़ा मेरा अगर ये सजेशन देखा जाए, तो आप थोड़ा सा रिक्रूट जो है नंबर ऑफ पर्सन को बढ़ाइए। मैं नहीं करूँगा आप सबको गवर्नमेंट जॉब दीजिए, बट जो हमारे बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं या एग्रीकल्चर में जो भी ग्रेजुएट हैं, या चाहे रूरल डेवलपमेंट में अगर उन्होंने कुछ वर्क किया है, तो उनको आप एज ए प्रोजेक्ट बेसिस पे उस एरिया में रिक्रूट करिए और उनसे प्रोग्राम को या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाइए, जिससे फार्मर है वो जल्दी से जल्दी उसको सीख के उसको अपने को अडॉप्ट करेगा। जैसा कि आपने एडॉप्शन की बात की, नई योजना जी में से कहीं न कहीं किसान के मन में कतरा जाता है कि नई तकनीक का जी इस्तेमाल जी फायदा होगा कि जी नुकसान होगा, या फिर जी जी, परंपरागत खेती जो करता है उससे आधुनिक खेती की तरफ ट्रेडिशनल पे, कैसे हाँ अग्रसर ट्रेडिशनल हो, पे, हाँ और किस तरीके से आपने इस किताब में और
सहयोग, क्या आपके विचार है और किस तरीके से सुधार हो सकता है इसमें? देखिए, जो फार्मर होता है या कोई भी अगर आदमी, जो फार्मर की बात नहीं है, कोई अगर पढ़ा-लिखा भी इंसान है, तो नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उससे उसको अडॉप्ट करने में वो कतराता है या उससे भागता है वो। एक्चुअली उसका जो मेजर रीज़न होता है कि जब नई टेक्नोलॉजी आती है, तो चाहे फार्मर हो, चाहे कोई भी पढ़ा-लिखा इंसान हो, उसको ऑपरेट करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आती है। उसको सीखना नहीं चाहता, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि जब भी कोई लर्निंग की चीज़ें आएँगी, उसका इंटरेस्ट में कम ही रहता है। अदर चीज़ों में इसका मन बहुत ज़्यादा लगता है। बट अगर जहाँ कुछ सीखने की हो, चाहे उसके स्किल से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड, उसका मन कम लगता है। तो ये चीज़ें हैं, सबसे बड़ा इसका जो रीज़न है कि फार्मर सोचता है कि हम क्यों करें? और एक्सटेंशन पर्सनल सोचता है फार्मर खुद करेगा, तो ये चीज़ें हो गई। दूसरा क्या है, इसको इसको दूर करने के लिए हमको क्या करना है कि फार्मर्स के गाँव में जाके या ब्लॉक लेवल पे जो केवीके हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं, उनको डेमोंस्ट्रेट करना पड़ेगा। डेमोंस्ट्रेट का मतलब होता है कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको एज़ ए चाहे वो फार्मर फेयर के माध्यम से या डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से फार्मर को उसकी जो क्वालिटी है, क्या इससे आपको ये बेनिफिट होने वाला है, आपकी लागत कम आएगी, आप मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे। तो फार्मर जब उसको देखेगा, तो लर्निंग बाय डूइंग, मतलब देख के लर्निंग बाय सीइंग, तो मतलब देख के सीखेगा, प्लस लर्निंग बाय डूइंग, कुछ चीज़ें वहाँ करेगा वो, तो उससे सीखेगा, तो उसको एडॉप्ट करने में उसको ये एहसास होगा कि हाँ, ये बहुत कठिन है, हम इसको कर सकते हैं और कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा अगर दूर करने का है, तो हमको विलेज लेवल पे फेयर, फार्मर फेयर्स हो गए, डेमोंस्ट्रेशन हो गए, फील्ड स्टडी हो गई, चाहे स्टडी टूर, फील्ड डे हो गया फार्मर का, इस चीज़ को अडॉप्ट करवाना पड़ेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का रोल रहेगा, तो गवर्नमेंट का, दूसरा जो पर्सनल उसमें एंगेज्ड है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उनका। आपको आपने बोला कि एंगेजमेंट टीचर दोनों तरफ जी, से सहयोग जी, एक तरीका जी, जी, ज़रूरी रहता है। इंटरेस्ट, हाँ, हाँ, जी, जी। इंटरेस्ट बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट नहीं, तब तक काम नहीं इंटरेस्ट नहीं होगा। होगा तब तक, हाँ, जी, काम नहीं। तो मैं सर इसी क्रम में, और इस कार्यक्रम का जो आखिरी सवाल है, या फिर क्या थोड़ी सी जो आखिरी चरण की चर्चा है, जी, उसमें जी। आगामी में किताबों, आपकी किताबों के बारे में जानना चाहूँगा। आगामी आपके क्या प्लान्स हैं और किस तरीके से आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहते हो? एग्रीकल्चर में किस तरीके से आपका और इनपुट रहेगा? देखिए, अगर किताब के बारे में अभी मैं थोड़ा-सा योगदान भूल गया। जो भी मेरे माता-पिता, तो उनका है प्रेज़ेंट टाइम पे, मेरे पिता मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं का रहा, अगर आज मैं यहाँ जो भी अपने थॉट व्यू शेयर कर रहा हूँ। मेरे रिलेटिव बड़े पिताजी डॉक्टर रामनारायण यादव, काफ़ी ज़्यादा उनका सपोर्ट रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर मेरी लाइफ़ में बुक लिखने का, या सब चीज़ें कन्वर्ट करने का, हमारे जो मेजर एडवाइज़र रहे हैं, डॉक्टर आर के दोहरे, जो कि प्रेज़ेंट टाइम पे इंचार्ज हेड, प्रोफ़ेसर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, कुमारगंज, अयोध्या में हैं। तो किताबों को लिखने या कैसे मुझे क्या चीज़ें करना है, सबसे ज़्यादा उनका गाइडेंस रहता है। पर अभी तक मैंने उनके साथ मिलके पहली बुक जो मेरी आई, फंडामेंटल्स ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एथिक्स के बारे में आई। दूसरी मेरी आई ग्लिम्पसेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बुक आई। थर्ड वन जो आई वो था इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड उसका इवैल्यूएशन कैसे करना है। उसके बाद क्या आया कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग की एक मेरी बुक आई। 4 बुकें प्रेज़ेंट टाइम पे हैं। 5वीं जो बुक है मैंने उसको अभी सेंड कर रखा है पब्लिशर को। तो सोशल साइंस एंड रिसर्च, जो कि अभी एनालिसिस में पड़ी है। और अभी एक बुक अब हम लोग और वर्क कर रहे हैं, जो क्या पॉलिसी के बारे में मैं उस बुक में डिस्कस करने वाला हूँ। वो भी बुक अभी कंपाइल पे लगी हुई है, तो उसको भी मैं करूँगा। और दूसरा क्या है कि अगर मैं लास्ट में, अभी आपने पूछा कि एग्रीकल्चर में क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी होने वाली है स्टूडेंट के लिए, जो इसमें एंगेज्ड हैं या इसमें एंगेज होना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ा करियर इसमें जो अपॉर्च्युनिटी है एग्रीकल्चर में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने करियर को किस ऊपर लेके जाना चाहते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं, तो इसमें लॉट्स ऑफ अपॉर्च्युनिटी, मैं नहीं कह रहा हूँ आपकी गवर्नमेंट जॉब ही सबकी लगेगी, बट आप इतने कैपेबल हो जाएँगे कि आप खुद का भी बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप इसके रिलेटेड कोई भी कोर्स कर सकते हैं, चाहे वो जर्नलिज्म हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, दूसरी चीज़ें ये हो गई। थर्ड वन क्या हो गया कि आपके लिए स्पेशल वैकेंसियाँ हो जाएँगी एग्रीकल्चर सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, एफसीआई में, सिविल सर्विसेज तक में स्पेशल वैकेंसी एग्रीकल्चर की है। थर्ड वन, उसके बाद क्या है कि आप हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं। आप पीजी करके पीएचडी में एडमिशन लेके अपना रिसर्च कर सकते हैं। उस पीएचडी कंप्लीट करने के बाद एज ए आपके पास ऑप्शन हो जाता है, चाहे आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप रिसर्च में एंगेज हो सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन वहाँ पे हो जाते हैं। जी सर, आपका इस काम में आपने बताया एंगेजमेंट काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब कहीं भी करियर बना सकते हैं, कि चाहे जी, जी, जी। आपके ऊपर व्यापार डिपेंड से करता है कि आप करियर व्यापार को से कहाँ लेके पे लेके शिक्षक जाना तक, चाहते हैं। जी, प्रोफ़ेसर जी, जैसे। शिक्षक तक आप।
तरीके का चीज़ है सर। और क्या अभी तक अब आपने बताया कि आप पढ़ा भी रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, जी, जी, कई तरीके कई गाइडेंस छात्र आपके साथ जुड़े हुए जी। हैं। तो अभी तक उनमें अभी क्या तक खनक दिखाई देती है कि हाँ, कि भविष्य कैसा है? और लास्ट प्रश्न है इस क्रम का कि किस तरीके का भविष्य दिखाई देता है? देखिए, एक्चुअली जब मैंने जर्नी स्टार्ट की तो मुझे इतना नहीं विश्वास था कि मुझे इतना ज़्यादा जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, उनसे मुझे इतना प्यार मिलेगा। अभी तक मेरे 1000 प्लस स्टूडेंट जेआरएफ में सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं। मेरी भी अभी पीएचडी में स्टूडेंट हूँ और वो स्टूडेंट मास्टर कर रहे हैं, चाहे वो आईआरआई से लेके बीएचयू से लेके हर यूनिवर्सिटी में मेरे स्टूडेंट हो गए हैं। और प्रेजेंट टाइम पे अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट देखेंगे आप तो मेरी 2000 प्लस हो गई जो भी स्टूडेंट को मिला के और जो भी सब है। दूसरा क्या है कि इस क्षेत्र में एक्चुअली क्या है कि थोड़ा-सा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, वो काफ़ी ऐसा माना जाता है, उसमें भी एक्सटेंशन। तो इस वजह से मैं इसमें आया और अगर सर मैं देखूँ अपनी टीचिंग को लेके आगे क्या इसमें होने वाली है, तो इसको मैं थोड़ा और ब्रॉड करना चाहता हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ा लिमिटेड रखा हूँ, एक्सटेंशन तक ही रखा हूँ। बट आने वाले 1-2 साल में मैं जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, सबके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को। जी सर, जो कि अभी आपने सर बीच में बात बोली थी ना, आपका मोबाइल डिस्टर्ब हुआ था, उसको सर जी, रिपीट जी, करके जी। फिर से जो भी कुछ बोला है देखिए, कि आपने उसको वहाँ से रिपीटिशन 1 उस मिनट। जी। उसमें यही था कि जो भी मेरे स्टूडेंट थे, अभी तक मेरे एक 1000 प्लस स्टूडेंट गाइड किए हुए जेआरएफ में सेलेक्टेड हैं, प्लस एसआरएफ, नेट दोनों में हो गए, कैटेट में भी सिलेक्ट हैं। तो इतना ज़्यादा मुझे ये विश्वास नहीं था कि जो मैं एक छोटी-सी जर्नी स्टार्ट करूँगा, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे प्यार मिलेगा। उसका ये एक सबसे बड़ा रीज़न था मैंने जो मटेरियल था स्टडी मटेरियल उसको काफ़ी अच्छे से कंपाइल किया, उनको प्रोवाइड किया, टाइमली उनको गाइड किया और कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैंने मेंटेन रखा। और आने वाले समय में मैं इस जो अपना प्लेटफ़ॉर्म है इसको एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स से बढ़ा के प्योर एग्रीकल्चर जो भी स्टूडेंट उनके लिए भी कुछ मैं एक्स्ट्रा करने वाला हूँ आने वाले 1 या 2 सालों में, जैसे मेरी पीएचडी कंप्लीट होती है उसके बाद। तो सर जैसे कि आपने बताया किसानों के लिए सर क्या एडवाइस रहेगी कि हाँ, कि किस तरीके से वो सरकारी योजनाओं से जुड़े हैं, किस तरीके से केवीके से संपर्क करें जी, और जी, जी। केवीके से मतलब कि कम्युनिकेशन और चीज़ें हों कि मजबूत कि हाँ, कि जी। करना पड़े? संक्षिप्त में देखिए सर। जी, जी। अगर मैं किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ा अगर मेरा पर्सनल जो व्यू है, तो थोड़ा-सा आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ आपके पास समय की कमी रहती है, पैसों का अभाव, सब चीज़ें अभाव हैं, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी तो गवर्नमेंट बना देता है। बट जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पर्सन हैं, वो सब हैं, आपको टाइमली अपने ब्लॉक लेवल पे एडीओ से या बीडीओ से उनसे आप थोड़ा संपर्क करते रहिए। नहीं तो आप डेली संपर्क कर पा रहे हैं, तो 15 दिन या 30 दिन पे 1 महीने में आप उनसे संपर्क करिए। उनसे आप पूछते रहिए ग्राम प्रधान से कि आपके लिए क्या योजनाएँ हैं। दूसरा ये हो गया कि आप गवर्नमेंट की खुद ही आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से, चाहे रेडियो के माध्यम से, किसान कॉल सेंटर के माध्यम से भी आप विभिन्न-विभिन्न जानकारियाँ ले सकते हैं। चाहे आपको प्रोग्राम से रिलेटेड आप मौसम के बारे में जानकारी ले सकते हैं, फसल के देख-रखाव के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और दूसरा इस समय क्या है कि आपका ऑनलाइन का समय हो गया है। तो आप किसान भाइयों यूट्यूब आपके पास सबसे बड़ा जो है अवेलेबल सोर्स है, तो आप यूट्यूब के माध्यम से कोई भी आप उसमें अगर लिख नहीं पा रहे हैं, मान लीजिए मैं सोचता आप कुछ लोग कम ही पढ़े हों उसमें, तो उनके लिए भी शिक्षा आप बोल के भी अपनी जो भी चीज़ें हैं, अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा अगर मैं किसी को मानता हूँ तो डिजिटल इंडिया, यूट्यूब मोबाइल का सबसे ज़्यादा योगदान है अगर जिसके माध्यम से फार्मर जो भी उनको कम्युनिकेशन गैप हो रहा है उसको फुलफिल कर सकते हैं। और केवीके की रही बात केवीके की, तो केवीके मोस्टली हमारे यूपी में हर डिस्ट्रिक्ट में हो गए हैं और कंट्री में भी मोस्टली हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी ज़्यादा मैं गवर्नमेंट की भी सराहना करूँगा कि उन्होंने हर जिले में केवीके को इस समय एस्टेब्लिश कर दिया है। तो आप केवीके क्या है कि फार्मर के लिए ट्रेनिंग से लेके, योजनाएँ से लेके, चाहे वो सॉइल टेस्टिंग से लेके, चाहे वो वाटर टेस्टिंग से लेके, क्रॉप के बारे में वो डेमोन्स्ट्रेशन करता रहता है। तो मेरा पर्सनल व्यू कि आप एक बार अपने जो डिस्ट्रिक्ट का केवीके है, वहाँ आप विज़िट करें और अपना नंबर वहाँ पे आप अपना नोट करवा दें। क्योंकि जो केवीके के पर्सनल होते हैं, जितने भी फार्मर का वहाँ नंबर नोट होता है, उनको जो भी योजनाएँ आती हैं, जो भी उनके प्रोग्राम नए स्टार्ट होने वाले, जो भी ट्रेनिंग से रिलेटेड, उनको एक बार वो कॉल करके ज़रूर उसके बारे में बताते हैं। तो आप एक बार अपना नंबर अपने केवीके पे रजिस्टर्ड करवा दीजिए। विशाल जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया किसान ऑफ इंडिया के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपने जो जी सर। अपने विचार रखे और जो ये समाधान बताए, तो मुझे लगता है और लगता है क्या ऐसा है कि आपके जो विचार किसानों के लिए काम आएँगे और जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को जी, जो करियर को लेकर जो चिंताएँ रहती हैं, वो जी। आपने उसको समाधान करने की कोशिश की। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार भाई।
किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।